ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल ये एक कुख्यात डाकू और उसके बाद में माननीय सांसद बनने वाली फूलन देवी की तस्वीर है। फूलन देवी की कहानी आज के इस वीडियो में हम इसलिए बताने जा रहे हैं क्योंकि फूलन देवी एक ऐसी इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी के बिल्कुल निचले पायदान पर होते हैं और उन्हें ज़िंदगी जीने का कोई सोर्स नज़र नहीं आता है। आप इस वीडियो के अंत में एक पल के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये लड़की किस मिट्टी की बनी हुई थी। दरअसल फूलन देवी एक ऐसा नाम है कि अगर हिंदुस्तान में डाकुओं की बात की जाए और उसमें फूलन देवी का नाम ना हो तो डाकुओं की कहानी अधूरी रह जाएगी। और विशेष तौर पर अगर चंबल की बात हो और फूलन देवी का नाम ना हो तो चंबल की दास्तान भी अधूरी मानी जाएगी। चंबल और फूलन देवी और डाकू एक तिकड़ी थी जिसको हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। बहरहाल फूलन देवी की कहानी की शुरुआत करते हैं। फूलन देवी एक ऐसी लड़की थी जिसका जन्म बेहद गरीब परिवार में मल्लाह बिरादरी में हुआ था। 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के ज़िला जालौन के एक गांव है गोहा का पुरवा, ये बुंदेलखंड रीजन में आता है, वहां पर उसकी पैदाइश होती है। कुल 5 भाई बहनों में से एक भाई 4 बहन थे और ये अपने तमाम भाई बहनों में सबसे छोटी थी। और इसके पिता का नाम था देवी दीन और माँ थी मूला देवी। ये एक छोटा सा परिवार था। यहाँ तक मामला ठीक था, लेकिन दिक्कत की शुरुआत तब होती है जब इनके पिता की थोड़ी सी ज़मीन थी, तो उसी ज़मीन को कब्ज़ा करने के लिए उनके जो चचा थे, उनका नाम था बिहारी लाल, वो कोशिश करते हैं और लगातार कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि ये लड़की केवल 10 साल की उम्र में अपने चचा बिहारी लाल से भिड़ जाती है और एक समय ऐसा आता है कि अपने परिवार के कुछ सदस्यों को लेकर के पुलिस थाने में जाकर के धरने पर बैठ जाती है। याद कीजिए, इस लड़की की उम्र केवल 10 साल है और इस 10 साल में वो धरना दे रही है पुलिस थाने में। इस तरीके से इसने अपने बगावती तेवर शुरू से ही दिखाने शुरू कर दिए थे। जैसे कहा जाता ना, होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात, यानी जो पौधा बड़े होकर के बड़ा और अच्छा होना होता है, उस सेंस में कहें तो उसके पत्ते और उसकी शाखें शुरू ही से अच्छी निकलनी शुरू हो जाती हैं। बहरहाल फूलन देवी को आगे चल कर के बहुत कुछ बड़ा करना था, कुछ बिल्कुल अनोखा करना था। यही वजह है कि फूलन देवी के तेवर शुरू ही से उसी तरीके से थे। बहरहाल फूलन देवी की जीवन की कठिनाइयाँ तब और बढ़ जाती हैं जब उनका एक एकलौता भाई और कुछ बहनें, उनकी बचपन ही में किसी कारणवश मौत हो जाती है। केवल फूलन देवी, उनकी माँ, उनके बाप और उनकी एक बड़ी बहन, यानी कुल परिवार के 4 सदस्य बचते हैं और इस तरीके से फूलन देवी अपना जीवन गुजार रही होती हैं गांव में। नतीजा ये होता है कि फूलन देवी अपने पिता से भी कई सारे मुद्दों पर असहमत होती थी इस छोटी सी उम्र में और उनसे भी लड़ाई भिड़ाई हुआ करती थी। तो पिताजी अपनी जान छुड़ाने के लिए फूलन देवी की जो शादी है वो केवल उसकी 11 साल की उम्र में उसकी उम्र के करीब 3-4 गुना एक व्यक्ति अधेड़ से शादी कर देते हैं। खैर, बिरादरी एक ही होती है, मल्लाह बिरादरी, और उस व्यक्ति का नाम होता है पुत्ती लाल, दूसरे गांव में। इस तरीके से फूलन देवी की शादी होती है, लेकिन आमतौर पर जब बाल विवाह होता है तो गौना बाद में होता है, यानी ससुराल बाद में लड़की जाती है जब बालिग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कहानी ये थी कि चूँकि फूलन देवी के पिता फूलन देवी से परेशान थे तो उसी उम्र में, यानी करीब करीब 3 महीने के बाद में ही गौना कर देते हैं, यानी ससुराल भेज देते हैं। अब चूँकि वो एज नहीं थी, जिस्म वैसा नहीं था शादी के लायक, तो इसी वजह से पति के साथ वो नहीं रह सकी, क्योंकि वो एक तरीके से रेप होने लगा उसका और वो सहन नहीं कर सकी। आखिरकार वो भाग करके घर वापस आ गई। इस तरह जब फूलन देवी ससुराल से वापस आ गई तो पिता देवी दीन नाराज़ हुए और दोबारा से छोड़ करके आ गए, लेकिन वो फिर वापस आ गई। तो इस बार उन्होंने एक तरीका निकाला। पिता ही ने फूलन देवी के खिलाफ एक अंगूठी चोरी के आरोप में एफआईआर दर्ज करा दिया। आखिरकार पुलिस पकड़ करके ले गई और 3 दिनों तक पुलिस थाने में उसको रखा और यहीं पर आरोप लगाया जाता है और कहा जाता है कि फूलन देवी के साथ थाने में यौन शोषण हुआ था। हालांकि फूलन देवी ने इंटरव्यू के दौरान इस बात को खामोशी के साथ दबा दिया था और कहा जाता है कि जब सवाल पर आप खामोश हो जाएं तो ऐसा माना जाता है कि ये एक सहमति ही है। तो बहरहाल खुल करके उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनके सहमति ने बता दिया कि उनके साथ यौन शोषण हुआ था पुलिस थाने में। और इस तरीके से फूलन देवी के जीवन में उतार चढ़ाव आना शुरू होता है। फूलन देवी की ज़िंदगी के संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। इस दौरान समय आता है
1979 1979 फूलन देवी चंबल के बीहड़ों में पहुंच जाती हैं। अब चंबल के बीहड़ों में कैसे पहुंची, इसके बारे में दो थ्योरी तैरती हैं आमतौर पर। एक तो ये है कि फूलन देवी का जो स्वभाव था उसको देख करके चंबल के बीहड़ों में रहने वाले डाकुओं को ये लगा कि ये लड़की अगर हमारे गैंग में आ जाएगी तो हमें अपना काम करने में आसानी होगी, क्योंकि इसका जो स्वभाव था, तौर तरीक़ा था और बहुत ही निडर बेबाक बोल्ड थी, वो एक डाकू के लिए बहुत कारआमद साबित होती है। एक तो ये है कि इसी वजह से फूलन देवी को बाज़ाब्ता तौर पर किडनैप करके ले जाया गया और चंबल में उसको डाकू की गैंग का एक मेंबर बनाया गया। एक कहानी ये है। और दूसरी कहानी ये है कि फूलन देवी ने अपने तमाम बगावती तेवर के साथ अपने पिता से लड़ झगड़ करके वो खुद जा कर के उसने इसको ज्वाइन किया, ताकि वो अपने आप को और एम्पावर महसूस कर सके। बहरहाल जो भी कहानी रही हो, क्योंकि फूलन देवी ने कभी भी किसी भी इंटरव्यू में खुल करके चंबल पहुंचने की कहानी नहीं बताई, कैसे पहुंची ये प्रोसेस नहीं बताया, अलबत्ता कहा कि इसको जाने दो। तो ये जो थ्योरी है, ये दो थ्योरियाँ हमने आपको बता दी। बहरहाल इसके आगे फूलन देवी के सफ़र की शुरुआत होती है चंबल के बीहड़ों से। अगर आप वो पूरा बीहड़ का इलाका देखेंगे इस तस्वीर में, तो आप पाएंगे कि चंबल का जो इलाका है बीहड़ का, वो डाकुओं के लिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल जगह हो सकती है, या कह सकते हैं कि डाकुओं के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल जगह हो सकती है। तो बहरहाल चंबल की बीहड़ों में वहाँ पहुँचती हैं और वहाँ पर आम तौर पर वो जो पूरा गैंग था डाकुओं का, उसमें कई सारी जातियों के लोग थे। उसमें कुछ राजपूत थे, कुछ मल्लाह थे और हर तरह की जाति के लोग, जैसे कहते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई। तो सारे लोग एक साथ और बड़ी ईमानदारी के साथ काम करते, यानी मतलब लूट-पाट करते, लोगों को सताते, परेशान करते और एक तरीके से अपने अंदर में बहुत ज़्यादा ईमानदारी के साथ सब कुछ किया करते थे। लेकिन जब ये पहुँचती है तो उनके जो गैंग का सरगना होता है उसका नाम होता है बाबू गुर्जर। तो बाबू गुर्जर की इस पर नज़र पड़ती है और उसकी नीयत ख़राब होती है। और बाबू गुर्जर जाति से राजपूत था, आप उसको कहें कि ठाकुर बिरादरी से था, ऊंची जात का कथित तौर पर। तो बाबू गुर्जर की जब नीयत ख़राब होती है और उन्हीं के नंबर 2 का जो सरगना था उसका नाम था विक्रम मल्लाह। चूँकि फूलन देवी भी मल्लाह जाति, और मल्लाह जाति आम तौर पर आपको बता दें कि ये शूद्र कम्युनिटी में कथित तौर पर जो कि वर्ण व्यवस्था है उसमें आती हैं। बहरहाल चूँकि विक्रम मल्लाह और फूलन देवी दोनों एक ही जाति से थे, तो नेचुरल और स्वाभाविक तौर पर झुकाव और लगाव मल्लाह की तरफ था, यानी विक्रम मल्लाह की तरफ था फूलन देवी का। लेकिन चूँकि वो जो बाबू गुर्जर था, बाबू गुर्जर अपनी तरफ वो खींच रहा था फूलन देवी को, और इसी खींचातान में बाबू गुर्जर को विक्रम मल्लाह गोली मार देता है। यानी सोचिए कि अपने टीम के सरगना को एक व्यक्ति गोली मार देता है और ये कहानी ख़त्म हो जाती है बाबू गुर्जर की। अब यहाँ से विक्रम मल्लाह अपने गैंग का मुखिया बन जाता है। लेकिन चूँकि विक्रम मल्लाह के इस तरह गोली मार देने से ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। दरअसल जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि इस गैंग में कई सारी जातियों के लोग शामिल थे। तो उसमें जितने राजपूत कम्युनिटी या कह सकते हैं ठाकुर बिरादरी या ऊंची जात के जो लोग शामिल थे, वो लोग एक तरीके से मल्लाह बिरादरी के ख़िलाफ़ हो गए, और ख़ास तौर से विक्रम मल्लाह के ख़िलाफ़ हो गए, और विक्रम मल्लाह के सपोर्ट में जो भी आता उसके ख़िलाफ़ हो गए। इस तरीके से इन दोनों के बीच में, यानी कह सकते हैं कि उसी गैंग के बीच में ही कम्युनिटी को लेकर के वॉर छिड़ गया आपस में ही। और गुर्जर के जो दो सहयोगी थे, एक का नाम था श्री राम और एक का नाम था लाला राम, ये दोनों राजपूत बिरादरी के थे। ये दोनों इससे लड़ गए विक्रम मल्लाह से, और आखिरकार इन दोनों की बहुत घमासान लड़ाई हुई, और नतीजा ये हुआ कि श्री राम और लाला राम इन दोनों ने मिल करके विक्रम मल्लाह को मार दिया। अब फूलन देवी उस गैंग में अकेली लड़की थी, और दूसरी तरफ कई सारे राजपूत बिरादरी के लोग थे, और मल्लाह कम्युनिटी के जो लोग थे वो छोटे और निम्न स्तर के थे, कोई मतलब कमांडर लेवल का नहीं था विक्रम मल्लाह को छोड़ करके। तो चूँकि विक्रम मल्लाह मारा गया, अब ऐसी सूरत में फूलन देवी अकेली बची, और इसके नतीजे में फूलन देवी को ये लोग, यानी श्री राम, लाला राम और दूसरे कुछ लोग, ये लोग उठा करके अपने गांव बहमई लेकर के आ गए। दरअसल ये ठाकुरों का पूरा इलाका है। तो जब वहाँ वो लेकर के आते हैं तो फूलन देवी को करीब करीब 20-22 दिनों तक एक कमरे में रखते हैं, और वहाँ अनगिनत लोग उसका रेप करते हैं फूलन देवी के साथ। अब फूलन देवी बिल्कुल असहाय और बेबस होकर के अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार को देख रही थी, सबके चेहरे की लकीरों को पढ़ रही थी, क्योंकि अंत इन चेहरों से उसको बदला लेना था। बहरहाल एक वक्त ऐसा आता है कि
उसी बहमई गांव का एक व्यक्ति, आप कह सकते हैं कि मुखबिर या जो भी कह सकती, एक व्यक्ति और विक्रम मल्लाह गैंग के 2 लोग, वो लोग आते हैं और ये तीनों लोग फूलन देवी को बहमई गांव से छुड़ा करके एक बार फिर बीहड़ों में लेकर के चले जाते हैं। और उन 2 विक्रम मल्लाह के जो साथी थे, जो छुड़ाने आए थे, उनमें से एक का नाम था मान सिंह। मान सिंह सुन करके कन्फ्यूज मत होइएगा, बल्कि वो मल्लाह ही था, मान सिंह मल्लाह। जैसा कि मैंने बताया कि बाबू गुर्जर के मारे जाने के बाद में स्प्लिट हो गया था और बिल्कुल मल्लाह का अलग गैंग हो गया था और राजपूत बिरादरी का अलग गैंग हो गया था। तो अब विद इन द गैंग हो गया था। इस तरीके से मान सिंह मल्लाह जो था, वो फूलन देवी को छुड़ा करके जब लेकर के जाता है, तो फूलन देवी के दिल में मान सिंह मल्लाह को लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि हल्का हल्का प्यार हो जाता है। और बाद में ये धीरे धीरे ज़्यादा प्यार हो जाता है, यहाँ तक कि फिजिकल भी हो जाता है मामला। अब इसके बाद में मल्लाह बिरादरी का जो पूरा गैंग था, फूलन देवी को उसका मुखिया बना दिया जाता है। यानी फूलन देवी मल्लाह बिरादरी के गैंग की लीडर बन जाती हैं, सरगना बन जाती हैं। और यहीं से फूलन देवी की ज़िंदगी का आगाज़ होता है, डाकू वाली ज़िंदगी का। मान सिंह और दूसरे मल्लाह डाकुओं के साथ मिल करके ऊंची जाति के लोगों को निशाना बनाना शुरू करती है। और इस तरीके से एक समय आता है 14 फरवरी 1981। 14 फरवरी आमतौर पर लोग लव और प्यार मोहब्बत के दिन को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर 14 फरवरी 1981 का जो दिन था, वो बड़ा भयानक दिन था। दरअसल ये लोग गैंग रेप के करीब ये 7 महीने के बाद का वक्त होता है। दरअसल फूलन देवी अपने कई सारे साथियों के साथ बाज़ाब्ता पुलिस की वर्दी में वो बहमई गांव पहुंचती है और वहाँ एक शादी चल रही होती है। बेसिकली पहले से इन लोगों को पता होता है कि बहुत सारे लोग उस शादी में इकट्ठा होंगे, और उसी मौके का फ़ायदा उठा करके जब ये लोग गांव में पहुंचते हैं, तो वो ठाकुर बिरादरी की पूरी शादी थी और उसको घेर लेते हैं चारों तरफ से। और घेरने के बाद में फूलन देवी की नज़रें उन लोगों को तलाश कर रही होती हैं जिन लोगों ने उसके साथ रेप किया था। बहरहाल लेकिन वो लोग मिल नहीं पाते हैं। ओवरऑल ये है कि श्री राम लाला राम, ये लोग भी नहीं मिल पाते हैं। शायद इन लोगों को कुछ भनक लग गई होगी, भाग जाते हैं। और आखिरकार फूलन देवी ये फैसला करती है कि इस शादी में आए हुए जितने भी ठाकुर बिरादरी के पुरुष हों, चाहे इस गांव के हों या ना हों, मेहमान आए हों, कहीं से भी हों, उन सबों को एक लाइन में खड़ा करवाती है और 22 के 22 ठाकुरों को लाइन से गोली मारने के बाद में वो ये समझती है कि हमने अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का बदला ले लिया है। लेकिन ये मामला चूंकि ऊंची जाति वर्सेस नीची जाति कथित तौर पर इस तरह का मामला था, तो चूंकि ऐसे मामले में आमतौर पर सियासत हो जाती है और इस मामले में भी यही हुआ। यहाँ पॉलिटिक्स हो गई और उस वक्त उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो आगे चल के प्रधानमंत्री बने, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार चल रही थी और केंद्र में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। जब ये मामला पॉलिटिसाइज हुआ तो मांग उठने लगी कि फूलन देवी को गिरफ्तार किया जाए, फूलन देवी को पकड़ा जाए। लेकिन फूलन देवी ऐसी थी कि वो आसानी से हाथ आने वाली नहीं थी। चारों तरफ से पुलिस ने घेरना शुरू किया, छापे पड़ने लगे, चारों तरफ हंगामा मच गया। लेकिन फूलन देवी थी कि वो हाथ आने के लिए तैयार नहीं थी। न जाने वो बीहड़ के किस खांचे में चली गई थी कि पुलिस की लाख तगोदे के बावजूद फूलन देवी की परछाई तक पुलिस को नहीं दिख रही थी। और इस तरीके से पुलिस पर लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा था, सरकार पर भी प्रेशर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अल्टीमेटली 22 लोगों की हत्या का जो मामला था, दिन दहाड़े किसी को गोली मार देना, वो भी 22 के 22 लोगों का, तो ये आसान काम नहीं होता। तो इसको लेकर के पूरे देश में चर्चा होने लगी थी और लगातार सरकार पर प्रेशर बढ़ रहा था। प्रेशर केंद्र सरकार पर भी बढ़ रहा था कि इसमें केंद्र सरकार क्यों नहीं सहायता कर रही। बहरहाल केंद्र सरकार की सहायता के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकला और फूलन देवी और उसके गैंग के लोग नहीं पकड़े जाते हैं। इस दौरान जाहिर है कि बैकडोर भी बातचीत होती है, तो कुछ सुराग लगा कि भिंड के जो एसपी हैं, त्रिवेदी या द्विवेदी करके थे, दरअसल उनके सोर्सेस के ज़रिए से और फूलन देवी के सोर्सेस के ज़रिए से बैकडोर बात होने की शुरुआत होती है और शुरुआत सरेंडर वाली बात होती है और कहा जाता है कि आप सरेंडर कीजिए। तो फूलन देवी कहती हैं ठीक है, हम सरेंडर करेंगे, लेकिन कुछ शर्तों के साथ सरेंडर करेंगे। और फूलन देवी ने जो शर्तें रखी थी, अगर आप वो सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक अपराधी इस तरह की शर्तें रखता है और सरकार उनकी शर्तों को मानने पर मजबूर हो जाती है। दरअसल वो शर्तें क्या थीं सरेंडर की? एक शर्त तो ये थी कि फूलन देवी ने बहुत साफ साफ कह दिया था कि यूपी में हम सरेंडर नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें यूपी की पुलिस पर भरोसा नहीं था। उनको लगता था हमारा इनकाउंटर कर दिया जाएगा, हत्या कर दी जाएगी। वो कह रही थी कि हम मध्य प्रदेश की पुलिस में सरेंडर करेंगे और मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह थे, उनके सामने हम सरेंडर करेंगे।
और इसके अलावा एक शर्त थी कि सरेंडर के बाद फूलन देवी और उनके गैंग के किसी भी मेंबर को फांसी नहीं दी जाएगी। एक शर्त और थी, वो पुलिस के सामने हथियार नहीं डालेगी बल्कि माँ दुर्गा और महात्मा गांधी की तस्वीर के सामने अपनी हथियार रखेगी। क्योंकि वो इंटरव्यूज़ हमने जब देखे तो कई सारे इंटरव्यूज़ में वो माँ दुर्गा और इन तमाम चीज़ों की बहुत बखान करती थी, एक तरीके से माँ दुर्गा की बहुत भक्त थी, तो वो उन्होंने ये शर्त रखी थी। और एक शर्त ये भी थी कि फूलन देवी गैंग के किसी भी मेंबर को 8 साल से ज़्यादा जेल में नहीं रखा जाएगा। और शर्त अगली ये थी कि जेल से निकलने के बाद सभी को ज़मीन दी जाएगी ताकि वो घर बनाकर रह सकें और अपनी बाकी ज़िंदगी शराफत के साथ गुजार सकें। और ये एक शर्त ये भी थी कि जब वो सरेंडर करेंगे तो उनके परिवार के जो भी बचे हुए लोग हैं वो मौजूद रहेंगे और उसे लाइव सरेंडर करते हुए देखेंगे। और इसके अलावा एक अहम और इम्पॉर्टेंट शर्त ये थी कि उनके गैंग के किसी भी सदस्य को हथकड़ी नहीं पहनाई जाएगी बल्कि उन्हें ग्रुप में गिरफ्तार किया जाएगा और उनको जेल ले जाया जाएगा। ये जो शर्तें थीं, इन शर्तों के साथ में फूलन देवी ने सरेंडर किया। मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह वहाँ मौजूद थे मध्य प्रदेश के। ये भिंड में सरेंडर हुआ था। करीब करीब 300 पुलिस वालों का एक घेरा था और चूंकि इसकी चर्चा पहले ही से हो चुकी थी तो आम लोग भी बड़ी संख्या में वहाँ मौजूद थे। बताया जाता है कि करीब 8 से 10 हज़ार लोग वहाँ पर मौजूद थे, यानी दर्शक तमाशाई देख रहे थे और वो पहली बार लाइव देखना चाहते थे कुख्यात डाकू फूलन देवी को। यानी पुलिस को भीड़ को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ मौजूद थे। डॉक्टरों की एक टीम थी, एम्बुलेंस थी, यानी पूरा लाहू लश्कर के साथ फूलन देवी ने अपने पूरे गैंग के मेंबरों के साथ सरेंडर किया था और उसके बाद में वहीं से उनको जेल ले आया गया, ग्वालियर जेल में रखा गया था। इस तरह फूलन देवी और उनके गैंग के सदस्यों को जेल में डाल दिया गया। 1992 तक उनको जेल में रखा गया, लेकिन इस दौरान कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, यानी न कोई अदालती कार्रवाई, न काजी कार्रवाई, न कोई सुनवाई, न कोई अदालत, न कोई पेशी, नथिंग, कुछ भी नहीं। बस किसी तरीके से ले जाकर के उनको जेल में ऐसे ही ठूंस दिया। इस दौरान चूंकि फूलन देवी की तबीयत वगैरह खराब रहा करती थी जेल ही में, तो इस वजह से फूलन देवी का 2 बार ऑपरेशन हुआ और इसी ऑपरेशन के दौरान उसी 2 में से किसी एक ऑपरेशन में उसका यूट्रस निकाल दिया गया, बच्चेदानी निकाल दिया गया और ये माना गया कि शायद अब दोबारा से कोई फूलन देवी जन्म ना ले सके। इतना दहशत था फूलन देवी का। लेकिन जब 1992 के बाद में थोड़ा सा प्रेशर पड़ा, दबाव बढ़ा, तो कागजी कार्रवाई शुरू होती है, अदालती कार्रवाई लोअर कोर्ट की तरफ से। और आखिरकार समय आता है 1994 का, जब फूलन देवी को इलाज के नाम पर, चूँकि बीमार रहा करती थी, तो इलाज के नाम पर पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है। और जब वो फूलन देवी रिहा होती हैं तो उस वक्त मुलायम सिंह की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही थी। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। मुलायम सिंह ने फूलन देवी से हमदर्दी जताते हुए पूरे प्रदेश को सरप्राइज कर दिया। मुलायम सिंह ने फूलन देवी से कुर्बत बढ़ाई और उन्होंने फूलन देवी पर 48 मुकदमे दर्ज थे, सबको वापस ले लिया। अब इस तरह जब फूलन देवी पर सारे मुकदमे वापस ले लिए गए, जेल से वो पैरोल पर बाहर आ गईं, अब ऐसी सूरत में फूलन देवी थोड़ी सी आज़ादी में सांस ले रही थी और इस दौरान फूलन देवी को लगा कि अब थोड़ा सा शराफत की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। उन्होंने एक व्यक्ति से शादी की इस दौरान, उनका नाम था उम्मेद सिंह, और इसी दौरान उनकी जीवन पर एक फिल्म बनी 1994 ही में, बैंडिट क्वीन के नाम से। हालांकि उनकी उसमें सहमति नहीं थी। उसके बाद में फूलन देवी की कहानी और भी ज़्यादा व्यापक स्तर पर फैल गई। आखिरकार समय आता है 1996 और जब लोकसभा का आम चुनाव चल रहा था, इस दौरान मुलायम सिंह ने एक और सरप्राइज किया और मुलायम सिंह के सरप्राइज ने फूलन देवी की किस्मत का सितारा बुलंद कर दिया। 1996 में मुलायम सिंह ने फूलन देवी को समाजवादी पार्टी का टिकट दे दिया मिर्ज़ापुर से और इसका नतीजा ये हुआ कि वो 37,000 वोटों से बीजेपी के कैंडिडेट को उन्होंने हरा दिया, यानी कुल 3 लाख से अधिक वोट हासिल किया था। फूलन देवी एक भारी मार्जिन के साथ 1996 का लोकसभा का चुनाव जीतती हैं और ये एक डाकू से माननीय सांसद बन जाती हैं। फूलन देवी 1996 में जब चुनाव जीतती हैं और दिल्ली के 44 अशोका रोड पर इनको अलॉटमेंट किया जाता है घर और वहीं पर वो रह रही होती हैं। इस दौरान आपको पता है कि 90 के दशक में कई सारी सरकारें बदली। बहरहाल 1998 तक सरकार चली और 1998 में एक बार फिर से चुनाव हुआ, लेकिन इस चुनाव में फूलन देवी हार गई 1998 के चुनाव में। लेकिन 1999 में एक बार फिर से चुनाव हुआ, आपको वो जयललिता वाला पूरा कांड पता ही होगा। तो 1999 में जब दोबारा से चुनाव हुआ तो एक बार फिर से वो मिर्ज़ापुर से चुनाव जीत गई। 1999 से 2001 का समय आता है, ये माननीय सांसद थीं और समय आता है 25 जुलाई 2001 दिन के 1:30
पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, मानसून सेशन था। ये लंच टाइम के ब्रेक के बाद अपने घर खाना खाने के लिए आ रही थीं और अशोका रोड पर जब वो आती हैं तो अपने घर के सामने एक कार खड़ी देखती हैं। उनको लगता है कि कोई मुलाकात करने वाला आया होगा, इसी वजह से इन्होंने गार्ड को आगे नहीं किया बल्कि आगे ये थी। आखिरकार जब ये अपने घर के बिल्कुल गेट के पास पहुंचती हैं तो उस कार से 3 नकाबपोश बदमाश निकलते हैं और वो बेहद करीब से फूलन देवी को गोली मारते हैं। एक यहाँ पर लगी थी, छाती में, जिस्म के अलग-अलग हिस्सों में। 9 राउंड गोली चली थी फूलन देवी के ऊपर और 2 राउंड गोली चली थी फूलन देवी के गार्ड के ऊपर। इस तरीके से फूलन देवी का गार्ड घायल हो जाता है और फूलन देवी वहीं पर फ़ौरन गिर जाती हैं। चूँकि इतनी ज़्यादा गोलियाँ और इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी, वहीं पर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, तुरंत वहाँ ले जाया जाता है। लेकिन डॉक्टर बताते हैं ये ब्रॉड डेथ था, यानी उनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। वहाँ पर सिर्फ ऑफिशियली कागजी कार्रवाई हुई और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस तरीके से तूफान मच जाता है पूरे मीडिया में, क्योंकि फूलन देवी का नाम ही कुछ ऐसा था। जितने लोगों ने ये खबर सुनी सब सन्न रह गए, क्योंकि फूलन देवी का जो अतीत था उसको वो काफ़ी पीछे छोड़ करके एक शराफत की ज़िंदगी और एक माननीय सांसद बनने के बाद में उनकी हत्या लोगों को चौंका रहा था। उस वक्त अगर हम अपनी बात करें तो हम स्टूडेंट थे, पढ़ाई कर रहे थे और उस वक्त हमने ये तमाम चीज़ें जो चल रही थी वो हमने रेडियो पर सुनी थी और हमें वो तमाम कहानियाँ रेडियो पर पता चली थी कि फूलन देवी की हत्या कैसे की गई। अखबार, रेडियो और कुछ लिमिटेड न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए से ये तमाम खबरें लोगों तक पहुँच रही थी। तो रेडियो पर हमने बहुत डिटेल में फूलन देवी की कहानी सुनी थी और एक-एक पल की अपडेट सुनी थी जो आज तक मेरे दिमाग में चिपकी हुई है और वो तमाम चीज़ें हम आपको बता रहे हैं आज के इस वीडियो में। तो फूलन देवी को मारने के बाद फूलन देवी वहीं गिर गई, उनको लोहिया हॉस्पिटल पहुँचाया गया और जो मारने वाले थे तुरंत कार लेकर के फ़रार हो गए और कुछ देर के बाद में उन्होंने कार को भी जाकर के एक जगह छोड़ दिया और एक ऑटो रिक्शे वाले को फ़ोर्स करके बिल्कुल गन पॉइंट पर उसको तेज़ भागने के लिए कहा गया। इतनी देर में चूँकि पुलिस वगैरह भी इतनी तेज़ अलर्ट नहीं हो सकती थी क्योंकि वो लोग बहुत तेज़ी के साथ भागे। आखिरकार वो नकाब पहने हुए थे, किसी को पता नहीं चला। कुछ देर के बाद जा कर के जिस कार में सवार होकर के वो लोग आए थे वो कार मिली, वो नंबर प्लेट मिला, नंबर प्लेट फ़र्ज़ी था, गाड़ी चोरी की थी तो किसी का कोई सुराग नहीं लग पाया। यानी पुलिस को भी एक कशमकश थी कि आखिर किसने मारा, क्यों मारा, इसका अतीत कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको मारने पर मजबूर किया, लेकिन अतीत तो बहुत पुराना है, अब की क्या वजह है। बहरहाल ये तमाम चीज़ें पुलिस के लिए भी एक गुत्थी थी और सीसीटीवी वगैरह का कोई बहुत ज़्यादा उस टाइम मौजूद नहीं था, तो इसलिए उसकी भी कोई हेल्प नहीं मिल पाई। पुलिस इसी उधेड़-बुन में थी। आखिरकार 2 दिन बीत जाते हैं और समय आता है 27 जुलाई 2001। एक व्यक्ति शेर सिंह राणा नाम का उत्तराखंड के रुड़की का रहने वाला था। ये देहरादून में आकर के मीडिया के सामने ब्रीफिंग करता है और एक्सेप्ट करता है, कन्फेस करता है कि मैंने मारा है फूलन देवी को। सबसे पहले तो उसको ये साबित करना मुश्किल हो रहा था मीडिया के सामने कि वो फूलन देवी का कातिल क्यों है और वो क्यों ये बता रहा है, क्लेम कर रहा है कि मैंने फूलन देवी को मारा। क्या उसको मौत का डर नहीं है? उसको ये उम्मीद नहीं कि उसको फांसी दे दी जाएगी इसके बदले में? दरअसल वो ये बता रहा था कि हमने वो 22 ठाकुरों की जो बहमई गाँव में हत्या की गई थी, उसका बदला लेने का हमने प्रण किया था और आखिरकार हमको मौका मिला। इससे पहले भी हमने कोशिश की थी, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाए और आखिरकार हमने 22 ठाकुरों की हत्याओं का बदला ले लिया। बहरहाल पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, उसको तिहाड़ जेल भेजती है और शेर सिंह राणा एक अलग किस्म का दीवाना किस्म का आदमी था। वो एक तो ये है कि ज़बरदस्ती क्लेम करता है 48 घंटे के बाद में और फिर जेल में जब जाता है तो जेल के अधिकारियों को चैलेंज करता है और ये कहता है कि ज़्यादा दिनों तक तिहाड़ के बैरक हमें रोक नहीं पाएंगे और आखिरकार समय आता है 2004 और वो ये फ़रार हो जाता है। बहुत ही अलग एक कहानी, एक ट्रिकी तरीके से फ़रार हो जाता है और जब फ़रार होता है तो वो इंडिया नहीं रुकता है। पुलिस यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी लेकिन ये कहीं और था। दरअसल ये अफ़गानिस्तान पहुँच गया था और अफ़गानिस्तान के गज़नी में था और वहाँ उसने एक वीडियो रिलीज़ किया था। गज़नी में उसने ये कहा था कि दरअसल पृथ्वीराज चौहान की असल समाधि यहाँ है और मैं यहाँ इसकी मिट्टी लेने के लिए आया हूँ। बहरहाल वो वहाँ से आता है और आने के बाद में वो ये भी चैलेंज करता है कि पुलिस हमें गिरफ़्तार नहीं कर पाएगी, हम जब चाहेंगे हम गिरफ़्तार हो जाएंगे। और ये चैलेंज वाकई में कहीं न कहीं सही साबित होता है क्योंकि पुलिस भटक रही होती है और वो आ चुका है, हिंदुस्तान है, लेकिन पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली हैं। आखिरकार 2006 का समय आता है और वो लगता है कि शायद उसने खुद ही प्लान कर रखा था कि पुलिस हमें अरेस्ट कर ले। यही वजह कि अब वो मोबाइल फ़ोन लेकर के चलने लगा और अलग-अलग लोकेशन से विथड्रॉ करना और पैसे निकालना और ये तमाम चीज़ें करने लगा ताकि उसके लोकेशन ट्रेस हो जाए और आखिरकार लोकेशन ट्रेस हो जाती है और 2006 में कोलकाता से पुलिस उसे गिरफ़्तार कर लेती है
और जब गिरफ्तार करती है तो एक बार फिर उसे तिहाड़ लाया जाता है और तिहाड़ में उसे बंद कर दिया जाता है और उसके ऊपर मुकदमा चलता है। आखिरकार समय आता है 2014 का, जब इसको लोअर कोर्ट से इस पूरे मामले में उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है, लेकिन इसको ये हाई कोर्ट में चैलेंज कर देता है और इस बीच वो चुनाव भी लड़ता है। जेवर विधानसभा से चुनाव लड़ता है, हालांकि हार जाता है, 5वें नंबर पर आता है, लेकिन चुनाव ये मैंने बताया ना कि एक अलग और दीवाना किस्म का व्यक्ति था। आखिरकार फिर समय आता है 2017 में इसको पैरोल पर ज़मानत मिलती है और मध्य प्रदेश के एक एक्स एमपी की बेटी से शादी करता है। शादी के लिए ही दरअसल उसने अर्जी लगाई थी। तो शादी होती है और उसके बाद में शादीशुदा जीवन गुजार रहा होता है। और फिलहाल ताज़ा स्थिति ये है 2023 की कि 2023 में फ़िलहाल वो ज़मानत पर रिहा है। दिल्ली की एक अदालत ने 72,000 के निजी मुचलके पर उसे ज़मानत पर छोड़ दिया है और ये कह दिया है कि फूलन देवी के किसी भी परिवार के वो संपर्क में नहीं रहेगा और वो हर 6 महीने पुलिस में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएगा कि वो क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटी है, कहाँ रहता है, क्या करता है, वो तमाम बात पुलिस को बताएगा हर 6 महीने में। साथ ही साथ वो किस तरह का मोबाइल, किस तरह का सिम कार्ड, कौन सा नंबर चलाता है, वो तमाम डिटेल्स पुलिस को बताएगा। यानी इस तरह का आदेश दे करके अदालत ने उसको छोड़ रखा है और इस वक्त वो ज़मानत पर बाहर है। और दिलचस्प बात यह है कि जो बहमई कांड हुआ था, बहमई गांव में शेर सिंह राणा के नाम का एक मंदिर बना दिया गया है। उसकी वहां पर पूजा की जाती है क्योंकि ऐसा माना गया कि शेर सिंह राणा ने 22 ठाकुरों की मौत का बदला ले लिया गया, तो उसको भगवान का दर्जा दे दिया गया बहमई गांव में। और इसके अलावा फूलन देवी के जो पति हैं उम्मेद सिंह, वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, कांग्रेस के एक नेता हैं। और ख़ास बात यह है कि उस ज़माने में आरोप लगा था कि शायद उम्मेद सिंह ही ने फूलन देवी का कत्ल कराया था, लेकिन अब वो आरोप सब धरे धराए रह गए, पुराने हो गए। और बहमई कांड का अब दोबारा से मामला खोल दिया गया है और जो भी आरोपी बचे हुए थे उनका मामला अभी भी अदालत में चल रहा है। और फिलहाल फूलन देवी के परिवार की जहाँ तक बात करें तो उनकी माँ मूला देवी और उनकी बड़ी बहन अभी फ़िलहाल किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रही हैं। चूँकि फूलन देवी की बच्चेदानी निकाल दी गई थी तो उससे कोई बच्चे पैदा नहीं हुए, तो फूलन देवी की कोई संतान नहीं, उनकी नस्ल यहीं पर ख़त्म हो गई है, समाप्त हो गई है। ओवरऑल ये कहें कि फूलन देवी के किरदार से जुड़े तमाम कैरेक्टर्स बहुत ही दिलचस्प, बहुत तरह के सबक सिखाने वाले, सबक लेने वालों के लिए ये तमाम तरह की कहानी हमें किस तरह का सबक सिखाती है, आप देखने वालों को किस तरह का सबक सिखाती है और आपने फूलन देवी की कहानी को किस तरीके से लिया और सीखा और देखा, तो तमाम बातें हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।